नमस्ते, मेरा नाम गीतांजलि साहू है। मैं संकल्प एक प्रयास में गरिमा प्रोजेक्ट के अंदर गरिमा फेलो के रूप में कार्य कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कानूनी साक्षरता। हम इस विषय को इसलिए लिए हैं क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को मौलिक अधिकार और उनके अधिकार के बारे में जानकारी नहीं रहती है और और साथ ही साथ बच्चों को यह भी पता नहीं रहता कि उनकी जो शोषण हो रही है उसके प्रति हम कौन सा कानून लगा सके या कौन से कानून का उपयोग कर सके, इसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए इस मॉड्यूल को लिया गया है। कानूनी साक्षरता का अर्थ होता है जैसे भारत की नागरिक कोई भी हो, उसको कानूनी रूप से साक्षर होना चाहिए। उनको उनको अपने अधिकार, कानून आदि का जानकारी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ कानूनी साक्षरता लिया गया है। हम देखते हैं कि संविधान संविधान हमारे भारत देश में बनाया गया है, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। यह कानून लागू हुआ था, जो संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार बनाए गए हैं, जिसको हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं मौलिक अधिकार में कितने अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार में 6 अधिकार होते हैं। पहला होता है समता का अधिकार, जो एक्ट 14 से 18 में आता है, जिसमें हमें समान रूप से चाहे कोई भी लिंग हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति के हो, उसको समान रूप से यह अधिकार होता है। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 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 एक्ट होता है वो 19 से 22 में होता है। यह देखते हैं कि हमें यह अधिकार होता है कि हम भारत देश में कोई भी जगह, कोई भी स्थान पे, कोई भी लिंग के हो, वहाँ रह सकते हैं, घूम सकते हैं। कोई भी स्थान पर हम रह सकते हैं या घूम सकते हैं। तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार एक्ट 23-24 में होता है, जिसमें जिसमें हम देखते हैं कि जो शोषण हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ सकते हैं। इसका अधिकार होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये एक्ट होता है 25 से 28 में, जो जो हमें यहाँ अधिकार प्राप्त होता है कि हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति को अपना सकते हैं। हम किसी भी धर्म के प्रति अपनी आस्था भावना दिखा सकते हैं। यह हमें अधिकार प्राप्त होता है। चौथा होता है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। यह एक्ट 19 से 30 में होता है। हम देखते हैं कि हमें शिक्षा और संस्कृति का पूरा अधिकार होता है। चाहे हम कोई भी जगह, कोई भी स्थान पे, भारत में कोई भी स्थान पे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी राज्य में जाके, कोई भी स्थान पे, कोई भी शहर में जाके हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सर्वधार्मिक औपचारिक का अधिकार होता है, जो होता है 32 में। जैसे हमारे जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम यह अधिकार के तहत होता है कि हम अपनी मौलिक अधिकार का पता लगा सकते हैं और हम अपने अधिकार के लिए कानूनी रूप से अप्लाई कर सकते हैं। यह हमें अधिकार होता है। और इसी के अंतर्गत आते हैं, हम देखते हैं कि बाल अधिकार बच्चों के लिए विशेष कर अधिकार होते हैं, जो सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, उसको बाल अधिकार कहते हैं। यह बाल अधिकार 4 होते हैं। जैसे पहला होता है जीवन जीने और विकास का अधिकार। सभी बच्चों को जीवन जीने और विकास का अधिकार होता है, जिसमें वह स्वतंत्र रूप से विकास कर सकता है और जीवन जी सकता है। दूसरा होता है उनमें शिक्षा का अधिकार होता है, जो वह शिक्षा के माध्यम से विकसित हो सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। वह अधिकार बच्चों को प्राप्त होता है। तीसरा होता है संरक्षण का अधिकार। हम देखते हैं कि बच्चे की संरक्षण को लेकर बहुत सारे अधिकार होते हैं, तो इसमें संरक्षण का अधिकार होता है। बच्चों को एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, एक सुरक्षित वातावरण होनी चाहिए, स्कूल में सुरक्षित वातावरण होनी चाहिए। जहाँ भी रहे बच्चे, वहाँ एक सुरक्षित वातावरण होनी चाहिए। इसका अधिकार बच्चों को प्राप्त है। और चौथा होता है सहभागिता का अधिकार। सभी बच्चे अपने आप को सहभागिता के रूप में देखना चाहते हैं। कहीं भी हो, कोई भी स्थान पे वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। यह अधिकार बच्चों को होता है। हम देखते हैं कि बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं उसके कौन कौन से कानून होते हैं। जैसे बाल अधिकार के तहत
कौन कौन से कानून आते हैं। जैसे फर्स्ट देखते हैं बाल श्रम अधिकार। आप लोग सोच रहे होंगे बाल श्रम क्या होता है। तो बाल श्रम जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, कहीं होटल में, कहीं कारखानों पे अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनको बाल श्रम में लाते हैं। और इसके तहत, बाल श्रम के तहत 1986 में इसके इसके तहत आते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाल श्रम करा रहे हैं, उनको 2 साल से 5 साल तक की जेल हो सकती है और उनको जुर्माना के रूप में 50,000 देना पड़ेगा। और दूसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण, जैसे आजकल हम देखते हैं कि बच्चों का शोषण होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जैसे बच्चों के साथ कोई भी की तरह अश्लील फोटो, अश्लील तरीके से उनको छूना, अश्लील बातें करनी उनसे, या फिर किसी प्रकार की अश्लीलता उनके साथ व्यवहार करना, यौन संबंधित व्यवहार करना, या शोषण का होता है। जिसमें हम देखते हैं कि बाल शोषण अधिकार पॉस्को के अंतर्गत आता है। यह 2012 में लागू हुआ है, जिसमें हम बच्चों को सुरक्षित माहौल देते हैं और उसमें बच्चों को जो शोषण हुए रहते हैं उन्हें, उनकी जो गोपनीयता है वो बनाए रखते हैं। उनमें बच्चों का कहीं भी नाम स्थान नहीं आता है, उन्हें उनकी गोपनीयता पूरी रहती है। जिस बच्चे का शोषण किया होता है उस व्यक्ति की सजा होती है 2 वर्ष से लगभग उम्र कैद की सजा होती है और इसमें 1 लाख तक की जुर्माना की राशि होती है। बाल विवाह अधिनियम, हम देखते हैं बाल विवाह होता ये है, जो कानूनी रूप से बनाया गया जो आयु है उसके पहले विवाह हो जाना। जो लड़कियों की आयु 18 वर्ष से पहले होती है या लड़कों की आयु 21 वर्ष से पहले होती है, उसको हम बाल विवाह कहते हैं। बाल विवाह, जिस भी व्यक्ति के बाल विवाह होते हैं वह इस अधिनियम के तहत आते हैं। बाल विवाह अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। इसमें देखते हैं कि बाल विवाह, अगर कोई व्यक्ति, किसी परिवार की व्यक्ति बाल विवाह करवा रहे हैं तो उस परिवार को जुर्माने की राशि में 1 से 1.5 लाख तक की जुर्माना होती है और 2 साल की सजा हो सकती है। साइबर सेफ्टी, आजकल देखते हैं कि हम मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजिटल माध्यम से जो अपराध होते हैं, जैसे फोनोग्राफी है, कैट फिशिंग है, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन तरीके से छेड़छाड़ होती है, उसे हम साइबर अपराध में लाते हैं। इसके अंतर्गत, साइबर अपराध के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई साइबर अपराध होता है तो हम उसकी सेफ्टी के लिए जो कानून बनाए हैं वहाँ पे जाके हम उनकी कानूनी रूप से दर्ज करा सकते हैं। और हम इसके तहत बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बनाए गए हैं, जिसमें इनकी सजा होती है 2 साल से 3 साल तक की सजा होती है और इसमें लगभग 1 लाख तक की जुर्माना राशि होती है। हम यहाँ देखते हैं कि इतने सारे कानून बने हैं, फिर भी हमारे देश में बाल अधिकार का हनन होता है। तो हमें इस बाल अधिकार की हनन को रोकने का एक प्रयास करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कानूनी साक्षरता का क्या महत्व है। हम यहाँ जानते हैं कि कानूनी साक्षरता क्यों आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में समानता लाने की कोशिश करते हैं कि समान रूप से न्यायपालिका अच्छी से हो, न्याय अच्छी से रहे, इसके लिए शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सके, इसके लिए हमें कानून की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरा होता है कि हम स्वतंत्र रूप से जी सके। स्वतंत्रता रूप से जीने के लिए हमें कानूनी की आवश्यकता होती है। शांतिपूर्वक हम जी सकते हैं, शांतिपूर्वक कहीं भी कोई भी स्थान पे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी स्थान पे हम अपनी निवास स्थान बना सकते हैं। और इसके अंतर्गत यह आता है कि जो अपराध होते हैं, हम अपराध को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं या कानूनी साक्षरता के तहत हम यहाँ देखते हैं कि हम जो अपराध हो रहे हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं या इनकी महत्व है। अब हम देखते हैं न्यायपालिका। जब हम कानूनी साक्षरता देख रहे हैं तो हम इसमें कौन कौन से न्यायपालिका आते हैं, हम कहाँ कहाँ अपनी
जो अपराध होते हैं वह कहाँ-कहाँ अपील कर सकते हैं, इसके लिए हम न्यायपालिका देखते हैं। पहले होता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो सबसे ऊपर होता है, उच्चतम होता है, वह हमारे देश में दिल्ली में है, जो हमें न्याय दिला सकता है। उसके बाद होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय वह होता है जो राज्य स्तरीय पर होता है, जो राज्य में किसी भी स्थान पर हमें वह न्याय मिल सकता है। तीसरा होता है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय सभी जिलों में, हमारे भारत देश के सभी जिलों में एक जिला न्यायालय स्थित होता है। वहाँ जाके हम अपनी अपील कर सकते हैं, हमें वहाँ से न्याय मिल सकता है, यह हमारी न्यायपालिका है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी साक्षरता की कोई सवाल होंगे तो कृपया आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।